जीरो पुट करेंगे तो यू विल गेट e की पावर 0 1 + 1 2, फाइनाइट नंबर बाहर आ जाएगा। ये वाली टर्म जो z वाली है और डिनोमिनेटर में e की पावर z - 1 है, यहाँ पे जब आप जीरो पुट करोगे यू विल गेट 0/0 फॉर्म। तो इस वाली लिमिट को हमने एक साथ लिख लिया। यहाँ पे सिर्फ इसी वाले पोर्शन में हम एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, z का डेरिवेटिव विल बी 1, e की पावर z - 1 का डेरिवेटिव विल बी e की पावर z। अब जब हम जीरो डालेंगे तो वी विल गेट 1/e की पावर 0 व्हिच इज 1, सो वी गेट 1। और ये वाली लिमिट कब क्या आएगी, z टेंडिंग टू 0 पे 2, तो 2 × 1 इट विल बी 2। तो फाइनाइट लिमिट आ रही है, तो इसका मतलब रेसिड्यू जो होगा फंक्शन fz का xz = 0 विल बी 2। नाउ अगर आप ये वाला फंक्शन देखो दोबारा कंसीडर करो, अभी हमारा जो डिनोमिनेटर में z नहीं था, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में z² है। तो हमें पता है अपने ना इक्वेशन किया था ये वाला, we did this question earlier. For this function we computed the pole at z = 0 और हमने कंक्लूड किया था कि z = 0 इसका पोल है ऑफ ऑर्डर 3। ये हम लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। यही रिजल्ट में डायरेक्ट यूज कर रही हूँ। देखो जो अभी हमने पहले फंक्शन डिस्कस किया, यहाँ पे ना z² वाली टर्म नहीं थी, तो हमने देखा अगर z² है तो एक पावर ज्यादा थर्ड ऑर्डर का था। यहाँ पे अगर z की पावर 0 रखेंगे, 2 की जगह 0 रखेंगे तो पोल ऑफ ऑर्डर 1, इसलिए हमने z से मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट ली थी। अब हमें ये ओरिजिनल फंक्शन यही दिया हुआ है, तो ये कौन से ऑर्डर का पोल होगा, z = 0 थर्ड ऑर्डर का। तो हम क्या करेंगे, इस वाली जो टर्म को z की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्योंकि पोल है ऑर्डर 3 का, तो इसके लिए हम n-1 3 - 1 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे। तो आप उस तरीके से कर सकते हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्यूट करके लिमिट वगैरह लो, उससे करो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद जो a1/z का जो कोफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि 1/z का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम डिनोट करते हैं a-1 से, तो 1/z का जो कोफिशिएंट होगा सीरीज एक्सपेंशन में वो हमारा रेसिड्यू हो जाएगा। तो सीरीज एक्सपेंशन से कैसे करेंगे, e की पावर z की एक्सपेंशन क्या होगी, 1 + z + z² + 2 + z³ / 3 सो ऑन प्लस 1 है, तो वो 1 और 1 2 बन जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज। डिनोमिनेटर में देखो, जब आप e की पावर z की एक्सपेंशन लिखोगे 1 + z + z² / 2 सो ऑन -1 है, तो ये -1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 से स्टार्ट हो रही होगी सीरीज, z से, सॉरी z + z² / 2 ये मिलेगा, ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, z² वाली टर्म एज इट इज। अब 1 और -1 कैंसिल होने के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें z की पावर होगी जरूर, तो हम z की सिंगल पावर को कॉमन ले लेते हैं। बाहर यू विल हैव z³ ब्रैकेट में यू विल हैव 1 + z/2 फैक्टोरियल + z³ / 3 सो ऑन। न्यूमरेटर में तो यही रखा है जो पहले था। इसके बाद ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर वाली, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। 1 प्लस जितनी भी z वाली टर्म्स है उसको सिंगल टर्म कंसीडर कर लेते हैं, तो 1 + x की पावर -1 की एक्सपेंशन यूज किया है, इट विल बी 1 - x + x² एंड सो ऑन। तो हम ये लिखेंगे कुछ टर्म्स तक, बाहर मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये जो 2 + z + z² / 2 फैक्टोरियल वाली एक्सपेंशन है एज इट इज। इसके बाद देखेंगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टर्म बाय टर्म z, अब देखो मुझे 1/z का कोफिशिएंट चाहिए, डिनोमिनेटर में z³ है, हमारा 1/z तब बचेगा जब हम न्यूमरेटर में से z² वाली टर्म लें, ताकि जब डिनोमिनेटर में जो z³ है उससे कैंसिल आउट होके वी विल गेट ओनली 1/z। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में वो सारे कोफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे जिनका जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या है, z²। तो z² का जो जो कोफिशिएंट होगा उसको कलेक्ट करते हैं, वो हमारा रेसिड्यू होगा। इट विल बी कोफिशिएंट ऑफ z² इन न्यूमरेटर, तो वो कलेक्ट करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1/6। एक तरीका तो ये है, सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करी और 1/z का कोफिशिएंट देखा। दूसरा तरीका क्या है, पोल है ऑर्डर 3 का, तो z³ से, जैसे हमने ऊपर वाले में किया था, दिस फंक्शन विल बी हैविंग अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 0 एट z = 0, तो हमने z की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब नीचे वाली में हमारा थर्ड ऑर्डर का है, तो हम z³ से मल्टीप्लाई करके आप लिमिट करा देखो, अगर बार बार इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तो आपको बार बार एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा।
आंसर सेम आएगा, बट वो थोड़ा लेंथी ज्यादा होगा, इसलिए सीरीज एक्सपेंशन बेटर है इसकी इसमें। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हो e की पावर 1 बाई जेड, तो e की पावर 1 बाई जेड की तो हमने सिंपल एक्सपेंशन करते हैं, 1 बाई जेड का कोफिशिएंट देखते हैं, क्या मिल रहा है 1, तो इसका मतलब इसका रेसिड्यू क्या होगा, z इज इक्वल टू 0 पे 1। नेक्स्ट वाला देखो एग्जांपल, e की पावर z प्लस 1 अपॉन e की पावर z माइनस 1 है, हमें रेसिड्यू निकालना है z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा पे। इट इज क्लियर कि जो इसका जो ये फंक्शन है उसका जो पोल होगा वो होगा z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, इसका पोल होगा। जनरल अगर हम पोल लिखना चाहें वो होंगे 2k पाई आयोटा। यहाँ पे किया था हमने, बता रही थी कहाँ से कंप्लीट किया। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा और पढ़ा होगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा था कि हमने डिनोमिनेटर को जीरो रखते हैं, जेड स्क्वायर जीरो कब होगा, जब जेड जीरो होगा, ई की पावर जेड माइनस 1 जीरो तब होगा जब जेड क्या होगा 2k पाई आएगा। तो k की वैल्यू 0 1 -1 +2 -2 कुछ भी हो सकती है। उन सब वैल्यूज पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर का पोल मिलेगा। ये हमने कंडीशन भी चेक करी थी, मैंने आपको बताया था कि अगर पोल ऑफ ऑर्डर 1 की कंडीशन चेक करनी है तो हम क्या करते थे, z माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई करते थे फंक्शन को, अगर वो नॉन जीरो लिमिट आ रही तो दैट मींस इट इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो हम देखेंगे z इज इक्वल टू 2k पाई आयोटा इस फंक्शन के पोल है ऑफ ऑर्डर 1, k की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो अब हमें फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, e की पावर z प्लस 1 अपॉन में e की पावर z माइनस 1। हमें रेसिड्यू निकालना है z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा पे, तो 2 पाई आयोटा इसका पोल होगा ऑफ ऑर्डर 1। तो ऑर्डर 1 का पोल है तो हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e की पावर z प्लस 1 अपॉन में e की पावर z माइनस 1, ओरिजिनल फंक्शन को z माइनस 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट कंप्यूट करते हैं। अगर देखो अब आपको हमने डेरिवेटिव तो कंप्यूट किया ही नहीं, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर nth ऑर्डर है 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 मीन्स ओरिजिनल फंक्शन ही रखना है। इसलिए जब हमारा पोल ऑफ ऑर्डर 1 होता है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा ही नहीं इसमें। लिमिट कंप्यूट करेगी, e की पावर z प्लस 1 की लिमिट z टेंडिंग टू 2 पाई आयोटा विल बी 2 फाइनाइट आ गया, बट z माइनस 2 पाई आयोटा अपॉन e की पावर z माइनस 1 ये 0 बाई 0 फॉर्म क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम इसमें एलोपिटल रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे, न्यूमरेटर का करेंगे यू विल गेट 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे यू विल गेट e की पावर z। अब जब आप z को 2 पाई आयोटा पुट करोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन में 1, और यहाँ से आ रही थी वैल्यू 2, तो आपको रेसिड्यू क्या मिला 2। इज दिस क्लियर कि रेसिड्यू कंप्यूट कैसे करना है। एक बार ये जो दोनों तीनों एग्जांपल्स बताए हैं गो थ्रू कर लो, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज रेसिड्यू थ्योरम। सपोज एक आपके पास एनालिटिक फंक्शन गिवन है एफ जेड और
It is analytic inside and on the counter of a simple closed curve C. एक closed curve C दिया हुआ है उसके ऊपर और उसके अंदर एनालिटिक है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे जहां पे वो एनालिटिक नहीं है, एक्सेप्ट सिंगुलरिटीज एट पॉइंट्स A, B, C. और ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये पोल्स हैं, तो हमारा क्या होगा, जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी फंक्शन की fz की along the closed curve C with respect to Z will be equal to 2 pi iota into sum of residues at all these points, which are the singularities of the function inside the curve C. जो कर्व सी है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है जहां जहां पे उसकी सिंगुलरिटीज होंगी, उन सब पॉइंट्स पे हम उसका रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, उनका सम करेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 पाई आयोटा. यहाँ पे लिखा है a-1 प्लस b-1, इसका मतलब है a-1 की रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन fz at z is equal to a, b-1 का मतलब रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन fz at z is equal to b, and so on. रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. इसके बाद है रेसिड्यू एट इंफिनिटी. देखो रेसिड्यू एट इंफिनिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की, एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, और इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर. तो अब कभी भी हम इनफाइनाइट प्लेन में तो हम रेसिड्यू नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इंफिनिटी पे रेसिड्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उस फंक्शन के कितने ऐसे पॉइंट्स है जहां पे वो एनालिटिक नहीं है, मतलब सिंगुलर पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद इमेजिन करेंगे कि यू आर एनक्लोजिंग अ कर्व सी, कि इस तरीके से एनक्लोज किया कि जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स है वो उसके अंदर आ रहे हैं. In finite plane, if fz has singularities at a, b, c and so on, then if you take a curve which encloses all the singularity points inside it. अब जो इस फाइनाइट कर्व जो हमने कर्व लिया है इसके अंदर सारे सिंगुलर पॉइंट्स हैं जो एक्सटेंडेड प्लेन में भी हैं, तो जो रेसिड्यू होगा इंफिनिटी पे वो क्या होगा, माइनस 2 pi iota into sum of the residue of the function at these points. जो हम फाइनाइट कर्व ले रहे हैं, एक कर्व सी जिसके अंदर हम इन सब पॉइंट्स को एनक्लोज कर रहे हैं, इन सब पॉइंट्स पे जो भी हमारा रेसिड्यू होगा उनका सम मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 पाई होगा. अगर हम बात करें रेसिड्यू एट इंफिनिटी, ये चीज ध्यान रखना, रेसिड्यू एट इंफिनिटी का मतलब क्या है और सिंपल इंटीग्रल का मतलब क्या है. जो हमारा ये वाला इंटीग्रल ही रहेगा बट साथ में माइनस साइन लग जाएगा अगर हमें रेसिड्यू एट इंफिनिटी फाइंड आउट करना है. एग्जांपल देखो, consider the function fz is equal to 5z minus 2 upon z into z minus 1. रेसिड्यू निकालना है इंफिनिटी पे, 0 पे, 1 पे. सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर 0 कहाँ कहाँ है, डिनोमिनेटर 0 है 0 पे और 1 पे, तो इस पॉइंट पे फंक्शन वेल डिफाइंड ही नहीं होगा तो एनालिटिक हो ही नहीं सकता. इसका मतलब z is equal to 0 and z is equal to 1 will be singular points, क्योंकि ये रैशनल फंक्शन है. रैशनल फंक्शन के वो एनालिटिक वही नहीं होता जहां पे उसका डिनोमिनेटर 0 होता है, जहां पे वो वेल डिफाइंड नहीं होता. तो इसके मतलब दो ही इसके सिंगुलर पॉइंट्स होंगे which are z is equal to 0 and z is equal to 1. जब हमें z is equal to 0 पे निकालना है रेसिड्यू, it is clear कि z is equal to 0 and z is equal to 1 both are pole of order 1. आप चाहो तो जो कंडीशन है पोल की वो चेक कर सकते हो. अब z is equal to 0 पे जब हम रेसिड्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, z से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फंक्शन को और फिर लिमिट z टेंडिंग टू 0 कंप्यूट करेंगे. जब हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 5z minus 2 upon में z minus 1. ये z और z कैंसिल होने के बाद यू विल बी लेफ्ट विद 5z minus 2 upon z minus 1. z टेंडिंग टू 0 पुट करते हैं न्यूमरेटर में, यू विल गेट 5 into 0 which is 0 minus 2 upon में 0 minus 1. You will get minus 2 upon में minus 1 which is 2. तो रेसिड्यू फंक्शन का z is equal to 0 is 2. अब रेसिड्यू निकालना है z is equal to 1 पे, तो 1 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन को z minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में z minus 1 फैक्टर है, यू विल बी लेफ्ट विद 5z minus 2 upon में z. z को 1 जब पुट करेंगे यू विल गेट 5 minus 2 upon में 1 which is फाइनाइट आगे वैल्यू. अब आपने 0 पे भी रेसिड्यू निकाल लिया, 1 पे भी निकाल लिया. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट रेसिड्यू एट z is equal to इंफिनिटी. इंफिनिटी पे रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, माइनस 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ द रेसिड्यू एट ऑल द अदर पॉइंट्स, जहां जहां वो सिंगुलरिटी है. सिंगुलरिटी 0 और 1 पे, तो 0 और 1 पे जो भी रेसिड्यू होगा उनका सम करेंगे और उसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई
और देखो 2 पाई आयोटा वाला क्यू कैंसिल आउट हो गया। देखो कोई भी हम फाइनाइट कर्व लेते हैं तो वो बनता है 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था। अब अगर हम एक्सटेंडेड प्लेन की बात करें तो कर्व हम उसका अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। मैंने आपको ना यहाँ पे एक रिजल्ट बताया था, उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। कॉचीज थ्योरम जब हमने की थी तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था। देखो हम मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, अगर दो कर्व्स हैं एनक्लोज कर रहे हैं तो जो बाहर वाले पे हमारी वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या होगी, अंदर वाले की इक्वल होगी अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर हम डायरेक्शन दोनों की सेम ले लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो उसी चीज का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो रेसिड्यू इंफिनिटी पे जो होगा वो -2 पाई आयोटा करके होगा और वो 2 पाई आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा उसका। तो इन दोनों का सम जब हम करेंगे 2 और 3 का सम इट विल बी 5 और उसका नेगेटिव करेंगे -5, तो दिस विल बी योर रेसिड्यू एट इंफिनिटी। ऑन द सिमिलर लाइंस आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, पोल्स वगैरह निकालना और उसके बाद इसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ द रेसिड्यू एट द सिंगुलर पॉइंट। जिसके सिंगुलर पॉइंट्स होंगे -1 और 2, इन पे रेसिड्यू निकालना, उनका सम करना, मल्टीप्लाई करना 2 पाई आयोटा से, यू विल गेट द रिजल्ट। वो इस वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी और वो 0 के बराबर आ जाएगी। प्रूफ दिया हुआ है इसमें, you can go through it. With this, unit 3 is almost complete. There is one topic left, which is mapping of the function and the transformation. ये टॉपिक हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज we will leave this topic for now. मेन आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो हमने कवर अप कर लिया है, इसको गो थ्रू करना, रेसिड्यू थ्योरम को अच्छे से करना। तो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। Now I'm starting with unit 4. MA complete. हाँ, unit 3 complete हो गया। There is one topic left which is mapping of the functions, transformation, obvious transformation वगैरह है इसमें। लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तब हम करेंगे इसको, अभी के लिए लीव इट। मेन जो यूनिट 3 है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बेस्ड है, वो मैंने अब कवर कर दिया है। ये टॉपिक एक क्लास का है, बिल्कुल लास्ट में अगर टाइम मिला तो कवर अप करेंगे। यूनिट 4 में हम क्या क्या करेंगे, एक हम वेक्टर डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बेसिस पे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस क्या होता है वो सब अभी मैं बताऊंगी तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, आपने इंटीग्रेशन किया है तो हमने सिंगल इंटीग्रल किया है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डबल इंटीग्रल एंड व्हाट इज ट्रिपल इंटीग्रल। उसके बाद जो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल की एप्लीकेशंस है वो, और उसके बाद जो हम स्टोक्स थ्योरम वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है वो करेंगे। तो आज जो मैं बता रही हूँ वो बेसिक वेक्टर है और बेसिक उसके ऑपरेशंस हैं, तो बहुत इजी है, तो समझ आ जाएगा आराम से, आज की क्लास में कवर अप हो जाएगा लगभग। ओके आपने जब 12th में वेक्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम कंपोनेंट लिखते हैं तो हम उसके साथ ना आई कैप लगाते हैं, यस और नो? Yes, ma'am. आई जे के आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो एक्स एक्सिस के लिए अगर हम कोई कंपोनेंट लिख रहे हैं तो हम आई कैप लगाते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग तो साथ में जे कैप, और अगर हम जेड एक्सिस की बात करते हैं तो के कैप। अगर कोई पॉइंट है 3D प्लेन में हम बात कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो उसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यस और नो? कैप लिखो नहीं लिखो वो एक बात है, पर अभी हम बात कर रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेट फैक्टर से प्रेजेंट करें अलोंग द 3 एक्सिस यूनिट वेक्टर, ठीक है?
कैप हम लगाते हैं तो वो यूनिट वेक्टर हमारा डोनेट करता है, पर आईजे के नॉर्मली हम यूनिट वेक्टर ही लेके चलते हैं, उनका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, तो कैप आप लगाओ उनके ऊपर नहीं लगाओ एक ही बात है। तो इज दिस क्लियर कि कोई भी जनरल पॉइंट होगा एक्स वाई जेड इन अ 2D प्लेन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk, यस और नो? यस मैम। तो अगर हम नॉर्मली सिंबल लेके चलते हैं आर, ऊपर वेक्टर नोटेशन एरो के साथ, ये हमारा पोजीशन वेक्टर किसी भी जनरल पॉइंट का प्लेन पे रिप्रेजेंट करता है। जनरल पॉइंट हम एक्स वाई जेड ले रहे हैं, तो ये जो आर वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, इट विल बी गिवन बाय xi प्लस yj प्लस zk, represent the position vector of any particle at any time t, सपोज कर रहे हैं अगर किसी टाइम t पे रिप्रेजेंट करा, तो इसका मतलब ये जो x y z है ये क्या होंगे, फंक्शंस होंगे ऑफ वेरिएबल t, यस और नो? इनिशियली पॉइंट कहाँ पे है, आफ्टर 1 सेकंड कहाँ पे है, 3 सेकंड्स के बाद कहाँ है, तो ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तो ये जो x y z है वो किसके फंक्शंस होंगे, t के फंक्शंस होंगे। अब अगर r मेरा पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम वेलोसिटी कैसे कंप्यूट करते हैं, फिजिक्स से पढ़ा होगा, डेरिवेटिव कर देते हम, डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करेंगे, जो पोजीशन वेक्टर है आर उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो आपको मिल जाएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर, और जब हम वेलोसिटी वेक्टर का फिर से डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यू विल गेट द एक्सीलरेशन वेक्टर। ओके, तो ये सब तो आई थिंक आपको पता है कि आपका आर पोजीशन वेक्टर है, तो वी कैसे मिलेगा, जी आर बाई डी टी, तो जो भी उसके कंपोनेंट्स होंगे अलोंग द 3 एक्सिस उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेंगे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मिल जाएगी वेलोसिटी वेक्टर के, एंड सिमिलर फॉर द एक्सीलरेशन वेक्टर। Now suppose a particle moves along a curve whose parametric equation in terms of time t is given by x is equal to 3t square, y is equal to t square minus 2t, z is equal to t cube. अब हमें इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना एट टाइम t is equal to 0। सबसे पहले हम जनरल अपना पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, वो क्या होगा xi प्लस yj प्लस zk, तो x y z की जगह ये जो इन टर्म्स ऑफ t हमें फंक्शन दिया होगा हम वो लिखते हैं, तो position vector r in terms of t will be given by x component क्या है 3t square I cap plus yj होता है तो y component है t square minus 2t plus zk, z is tk। तो हमने अपना ना जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का टाइम t, which is given by this। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो i कंपोनेंट का जो i के साथ जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव जो होगा t के साथ वो क्या होगा, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 60, t स्क्वायर माइनस 2t का डेरिवेटिव विल बी 2t माइनस 2, t क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3t स्क्वायर, दिस विल बी योर वेलोसिटी वेक्टर। कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स होंगे x y एंड z उनका डेरिवेटिव ले लेंगे टाइम के साथ, तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मिल जाएंगे वेलोसिटी वेक्टर के। अब इसका फिर से हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी विल गेट द एक्सीलरेशन वेक्टर। 60 का डेरिवेटिव विल बी 6, 2t माइनस 2 का डेरिवेटिव विल बी 2, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 60। अब हमें मिल गया जनरल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर, मतलब किसी भी पॉइंट p पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इस इन वेक्टर से दी जाएगी। अब हमें तो निकालना था एट पॉइंट व्हेन t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे t की जगह हम 2 पुट कर देते हैं, और एक्सीलरेशन निकालना होगा तो एक्सीलरेशन वेक्टर में t की जगह 2 पुट कर देंगे। वेलोसिटी वाले में जो हम t की जगह 2 पुट करेंगे 6 2 सा 12, 2 2 सा 4 minus 2 2j cap, 3 into 2 square it will be 2 square is 4 into 3 12k, this will be the velocity vector at time t is equal to 2। एक्सीलरेशन वेक्टर के लिए 6i plus 2j plus 6 into 2 12k, that will be your acceleration vector। इसमें जो आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये आपने सब आई थिंक फिजिक्स में किया होगा। तो इज दिस क्लियर कि आपको एक्सीलरेशन और वेलोसिटी कंपोनेंट कैसे निकालोगे? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पोजीशन वेक्टर देना हो, आपको पूछा हो कि व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन वेक्टर अलोंग द y एक्सिस, तो आप एक्सीलरेशन वेक्टर निकालना, y कंपोनेंट क्या है 2, तो 2 हो जाएगा अलोंग द y डायरेक्शन, उसका जो कंपोनेंट है वो 2 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू कार्स
कर्व हमें दिया हुआ है, उसकी जो टेंजेंट्स होंगी एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2, इन दो पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स होंगी उनके बीच में एंगल क्या होगा। अब इन पॉइंट्स पे जब हम t को 1 और t इज इक्वल टू 2 पे, जो हमारा हमें पता है टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा। अगर कोई हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, इस कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो उसका स्लोप क्या होता था, dy बाई dx। तो ऐसे ही आर हमें कर्व दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन दी हुई कर्व की, अगर dr बाई dt क्या निकालेगा, रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट t। यस और नो? Yes, no. ये हमें स्लोप देगा dr बाई dt, इक्वेशन नहीं देगा टेंजेंट की, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो एंगल होगा स्लोप्स के बीच, स्लोप से हम निकालते हैं एंगल बिटवीन द टू कर्व्स। तो दो कर्व्स, जो हमारा एक सिंगल कर्व है, जो दो पॉइंट्स हमें दिए हुए, इनके टेंजेंट्स पे निकालना होगा। अगर एंगल क्या है तो हम इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो निकालेंगे और फिर इनके बीच का एंगल निकालेंगे। तो स्लोप हमें मिलेगा dr बाई dt से, जनरल पॉइंट P पर। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे यू विल गेट 2ti माइनस 2j प्लस 3t स्क्वायर k। ये आपको dr बाई dt जनरल स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P मिल गया, जनरल। अब आपको निकालना t इज इक्वल टू 1 पे 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 2 माइनस 2i माइनस 2j प्लस 3k। जब आप 2 पुट करोगे 2 2 is 4i माइनस 2j प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, इट विल बी 12k। अब हमें क्या मिला, t1 जो वेक्टर है और t2 वेक्टर है, वो दोनों चीजें मिल गई हमें। अब इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, अगर दो वेक्टर्स होते हैं हमें इनके बीच का एंगल निकालना, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, cos थीटा विल बी गिवन बाय t1 डॉट t2। अब देखो यहाँ पे जो स्लोप्स है वो वेक्टर कंपोनेंट है, एक पर्टिकुलर नंबर या y इज इक्वल टू fx में dy बाय dx पर्टिकुलर नंबर मिलता था, यहाँ पे हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स हैं। तो हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है हमें, तो cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट वाला। cos थीटा क्या होगा, t1 डॉट t2 अपॉन में मॉड ऑफ t1 इनटू मॉड ऑफ t2। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनका सम कर लेते हैं। तो 2 और आई कंपोनेंट क्या है, 2 और 4 उनका प्रोडक्ट, j कंपोनेंट -2 उनका प्रोडक्ट, प्लस k कंपोनेंट 3 and 12 उनका प्रोडक्ट। अंडर रूट में मॉड ऑफ t1 इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सिमिलरली मॉड ऑफ t2 इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कंप्यूट करना, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट, ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है सिंप्लीफाई करके यू विल गेट 48 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 17 अंडर रूट ऑफ 164। ये जो अंदर 164 है आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो तो मिलेगा 4 इंटू 41। 4 को जब बाहर लाओगे तो यू विल गेट 2, कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 24 अपॉन में अंडर रूट में 17 इंटू 41। ये कॉस थीटा की वैल्यू है, हमें तो थीटा निकालना, तो थीटा विल बी कॉस इनवर्स ऑफ दिस। जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट किया था 12th क्लास में, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, गो थ्रू दिस क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज, ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सीलरेशन वेक्टर है, यहाँ पे वो कैसे कंपोनेंट्स है, वेक्टर कंपोनेंट्स है। तो वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, स्केलर और वेक्टर, दो चीजें आपने पढ़ी होंगी। स्केलर क्या होता है, Ma'am, only magnitude. हाँ, और वेक्टर कंपोनेंट है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी एक्सीलरेशन आ रहा है, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। एक बार गो थ्रू कर लो इस क्वेश्चन को।
अब आपके पास एक वेक्टर है vt, अब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, अब हमें पता है वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन दोनों होगा। अब हम देखना चाहते हैं ऐसी क्या कंडीशन है जिस अगर वो सेटिस्फाई करे तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। कोई भी वेक्टर vg का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कब होगा? इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट आल्सो कि v का जो डॉट प्रोडक्ट है उसके डेरिवेटिव के साथ dv by dt इट शुड बी जीरो। v और dv by dt का अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो आपका जो ये वेक्टर v होगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल g, जो आपका वेक्टर v होगा वो क्या होगा? उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। और अगर हमें कांस्टेंट डायरेक्शन लेनी है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे v और dv by dt का। आपके पास एक वेक्टर v है, आपको ये देखना है उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड या कांस्टेंट डायरेक्शन कब होगा। उसका dv by dt वेक्टर कंप्यूट करो, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो उसका मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो उसका मतलब उसकी कांस्टेंट डायरेक्शन है। ये दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। कोई भी वेक्टर गिवन हो सकता है तो आपसे पूछा जा सकता है दिस वेक्टर हैज द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो आपको कंडीशन देखने की, अगर सेटिस्फाई हो गई तो यस, अगर नहीं हो रही तो नो। ओके, रीज्वाइन कर लो, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सेम लिंक को यूज करके रीज्वाइन कर लेना। Record.